पुस्तक में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी है। ये मलविंदर जीत सिंह वढ़ैच और राजवंती मान दोनों मिल के लिखा है उनकी जीवनी। तो इसमें एक छोटी सी घटना है चंद्रशेखर आज़ाद, आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा, कितने कष्ट में वो राष्ट्र का काम कर रहे थे। वो लिखते हैं कि 3 दिन से सब्जी बनाने का तेल नहीं, जहाँ ये बनारस में रह रहे थे कमरे लेके, वहाँ 3 दिन से सब्जी बनाने का तेल नहीं था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भगवती चरण वोरा से कहा कि तुम जाओ मंदिर में और जो घी का दीपक जलता है उसका तेल पलट के ले आना, तेल और घी जो भी उसमें हो उसको पलट के और ले आना, उसी से आज सब्जी बने। तो आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हम आज थोड़े थोड़े समय में विचलित हो जाते हैं। अगर पैकेट में 100 रुपया नहीं तो विचलित हो जाते हैं, लेकिन सोचिए कैसा ध्येय रहा होगा उस व्यक्ति का। खुद पे तो संयम रखना ही, बाकी लोगों में भी कहीं वो उतार चढ़ाव ना हो जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास एक पैसा नहीं है। सबका मनोबल बना के रखना कितनी बड़ी बात रही होगी, हम सब समझ सकते हैं। यहाँ तो एक संगठन बनाई तो 4 लोग कल निकल जाएंगे। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि उतने सारे क्रांतिकारियों को बांध के रखना, जहाँ कल्ट ऑफ बम गांधी जी का सिद्धांत था, वहाँ उस समय फिलॉसफी ऑफ द बम का सिद्धांत देना कि जैसा वार होगा वैसा वार हम करेंगे, उसका आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आगे चल के ढांचा खड़ा हुआ। वो सब सारा देन चंद्रशेखर आज़ाद का है। भगत सिंह जी लोग सबका नाम आता है, लेकिन सबके पीछे अगर कोई सूत्रधार है तो चंद्रशेखर आज़ाद। मेरी सर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से सभी क्रांतिकारी यहाँ हैं और देशभक्ति का है। मैं कहना चाहूँगा, मैं देखता हूँ 15 अगस्त आने वाला है, सुबह में लोग इतने ही उमंग से तिरंगा फहराते हैं और शाम को वो कहीं ना कहीं कचरे में और जगह जगह फेंके हुए मिलते हैं। बताइए, ये एक देशभक्ति है कि कहाँ से देशभक्ति? में हम इस कार्य जितना कुछ मैंने सुना है, मेरी अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा और आत्मसंतोष भी है। अब इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ बाहर के भी होंगे, होना भी चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जितना मैंने पढ़ा है, समझा है अपने जीवन में, कि वो कोई समाज में एक अलग से संगठन नहीं बनाना है, समाज के भाग के रूप में और हमको चलना है। तो उसमें जो भी देश के बारे में काम करते हैं, सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सब अपने हैं ऐसा मान के उनसे वैचारिक असहमति हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद के जन्म को जब हम देखेंगे तो उस समय कम्युनिकेशन नहीं था। अगर आप क्रांतिकारी होते हैं तो आप पोस्ट से पत्र भी नहीं भेज सकते हैं, टेलीग्राम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कम से कम ये 10 वर्षों तक, 1 दशक तक संपूर्ण भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के एक मुख्य केंद्र बिंदु और सूत्र के रूप में चंद्रशेखर आजाद स्थापित होते हैं कम उम्र में। आप बंगाल से लेकर के और आज जो पाकिस्तान का भाग है उस तरफ तक चले जाइए और उस काल की जितनी क्रांतिकारी घटनाएं हैं, आप देखें कि सबसे किसी न किसी तरह उनका जुड़ाव है। उनकी असहमति भी थी बहुत चीजों से। सैंडर्स को गोली मारने से तो पहले तो वो बचना चाहते थे, असेंबली में बम फेंकने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि अगर अभी खत्म हो जाओगे तो आगे नहीं ले चलेंगे। लेकिन जब साथियों ने किया तो किया। लेकिन लक्ष्य क्या था? ये नहीं है कि वो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, सबके विचार एक थे। उसमें माओ लेनिन से प्रभावित होने वाले उसमें मार्क्स और लेनिन से प्रभावित होने वाले भी क्रांतिकारी थे, और जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म से भी प्रभावित होने वाले क्रांतिकारी थे। लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, उनका विचार सरदार भगत सिंह से नहीं मिल सकता था। दोनों में बहस होती थी और खूब बहस हुई है शहीद भगत सिंह में। लेकिन जब लाला लाजपत राय को लाठी लगी है और उसके बाद जो उस दंड से उनकी मृत्यु हुई है, उस आघात से, उसके बाद क्रांतिकारियों ने फिर गोली मारी है। तो वो उस भाव से अपने को काम करने की जरूरत है। जब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो किसी की, जैसे आज हम दुर्गा जी की उपासना करते हैं तो कोई न कोई हमारा संकल्प होता है। ये नहीं है कि हम आज कहते हैं कि आज भी आप आइए महिषासुर को मारना है, आज भी वो स्थिति नहीं होती है।
आज के संदर्भ में दुर्गा जी से हम शक्ति लेते हैं। तो यह देखना है कि आज हमारे समाज के देश के समक्ष या हमारे समक्ष चुनौतियां क्या है। अब अगर देखेंगे तो मैं छोटी छोटी कुछ घटनाओं का उल्लेख करूंगा। हम एक ऐसे समय में है जब इस दुनिया का कोई रखवाला नहीं है। आज कोई शक्तिशाली देश किसी देश पर आक्रमण करके हड़प ले तो बयान तो दिया जाएगा, वो उसके साथ कोई जाकर लड़ने नहीं जाएगा, फंसा देगा। कोई बाहर से बोल सकता है। आज की स्थिति यह हो गई है। इस प्रकार की दुनिया की कल्पना नहीं थी एक समय, और ये सारा पश्चिम के देशों ने फंसाया है। यूनाइटेड नेशन इस समय दुनिया का एक सामान्य एक बड़ा सा एनजीओ होके रह गया है, जो कि कुछ सेवा वगैरह के काम कर सकता है, कहां शांति रक्षा में दल भेज सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब दुनिया के संघर्षों का नहीं रोक सकता है, टेररिज्म को नहीं रोक सकता है। जो दूसरी स्थिति हमारे सामने है कि हमारी दुनिया में एक वार अगेंस्ट टेररिज्म के नाम से एक युद्ध शुरू हुआ था 2001 में, 11 सितंबर 2001 के बाद। वो सारे युद्ध लड़ने वाले जो हीरे थे अपने अपने देश में वापस चले गए हैं। जहां के आतंकवादी थे वो जैसे थे, कहीं सत्ता पलट गई है, वो भी देश अराजकता की हालत में है। तो वो उनकी दृष्टि से वार खत्म हो गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की कोशिशों के बावजूद आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं हो रही है। अब भारत की स्थिति की ओर लौटते हैं, तभी दो घटनाएं देखिए आपको। अभी दो घटनाएं हुई है, वो जरा वैसे तो शब्द उसका धर्म परिवर्तन कहा जाता है, देखने में शायद बहुत सामान्य लगता होगा कि हम लोग मान के चलते हैं कि मध्यकाल में ही कुछ होता था, और शायद हम निश्चिंत होकर बैठते हैं कि आज नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति विश्व में किसी मजहब को मानकर किसी भी तरह से अपनी उपासना कर सकता है। वो नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़े, वो फायर टेम्पल में जाना हो फायर टेम्पल जाए, वो चाहे कीर्तन करना चाहता हो वो कीर्तन करे, उसमें कहीं समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर कोई भी समुदाय योजना बनाकर और ये मानकर कि यही हमारा काम है, अगर लोगों को फंसाकर, डराकर, धमकाकर, छद्म रूप में सारी छल बल कल लोभ सबका प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चला रहा है कि सबको अपने अनुरूप बना देना है, इसी मजहब में ले आना है, उसके लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार है। उसको देशों से, संस्थाओं से मदद मिल रही है। जिन संस्थाओं देशों को विरोध करना चाहिए वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो ये एक विकट परिस्थिति होती है। एक सामान्य सा आदमी अपने गांव में, और वो दुबई में जाके धर्म परिवर्तन करा सकता है। जो आगरा का कांड हुआ है, वो दिल्ली के रहने वाला वो व्यक्ति पहले हिंदू था, उसके बाद वो मुसलमान बना है, और लड़कियों को, बच्चियों को कैसे संपर्क करके उनके कश्मीर के लड़कियों से उनका संपर्क कराना, धीरे धीरे माइंड चेंज करना। अब ये आ रहा है कि महिला मुजाहिदीन बनाने की योजना से पाकिस्तान के लोग लगे हुए थे। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, अगर वहां ये हो रहा है तो देश में अन्यत्र कहाँ कहाँ होगा। बिहार में 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बनाने की स्थिति थी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं ये कोई मुसलमानों का, इस्लाम का विरोध है, लेकिन इस तरह से आप देखिए कि उन लड़कियों के साथ क्या यातनाएं दे दी गई। और दूसरी परिस्थिति है कि इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो महिलाओं के अधिकारों पर, मानवाधिकारों पर बात करती है, कोई उस पर, भाजपा और एकाध दलों को छोड़ दिए तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि देश में ये गलत हुआ, एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक परिस्थिति है। अंग्रेजों के समय भी आप देखेंगे ध्यान से, जिस समय चंद्रशेखर आजाद थे, और हमारे समाज में भी जागरूकता नहीं है। ये कोई आज की स्थिति नहीं है जो इन्होंने कहा कि जब हम काम करते हैं तो हमको जाहिर है कि परिवार भी साथ नहीं देता है। इससे विकट परिस्थिति उस समय थी। ये देश सामूहिक रूप में, व्यक्तिगत सामूहिक रूप में इतना कृतज्ञ है कि जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन समाज देश के लिए करता है, उसको शुरू में आलोचना होती है, उसको मूर्ख, उसको पागल सब कह देंगे। हालांकि आज भी आवश्यकता पड़ने पर कुछ काम के लिए उसी के पास जाते हैं, और मृत्यु के बाद ये तो संजोग है। आप चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती कहाँ मनाई गई है? कितने समाचार पत्रों में आपने समाचार पढ़ा होगा। जिस प्रयागराज की बात हो रही थी, अभी जाके देखिए, मैं तो ओरछा भी गया हूँ, उनके अलग अलग स्थानों पर। जिस झांसी में वो गांव, उस गांव में भी मैं गया हूँ, क्योंकि बुंदेलखंड में मैंने काफी समय तक कुछ काम किया था, तो मुझे उन जगहों पर जाने का, और ओरछा में मैंने सभाएं भी की है जहाँ उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, और उस जगह को भी देखा जिस मंदिर में वो पूजा करते थे, आज भी वो मंदिर उसी प्रकार से है। तो हमारा समाज ऐसे ही रहा है। आपको
कोई प्रभु राम बड़ा जीवन सुखी नहीं था। आप कैसे पैदा लिए और लास्ट में लोग कहते हैं सीता और राम की जोड़ी इतना दुर्भाग्यशाली जोड़ी कि मतलब कुछ साल भी खुशी से साथ रहने का अवसर नहीं मिला और अंत में धरती फटके और जाना पड़ता है। तो यही प्रेरणा है, माने जो हमारा हिंदू और सनातन समाज है उसकी यही प्रेरणा है कि ये जीवन जो है, ये जैसे ये जीवन क्या है, चंद्रशेखर आजाद क्यों निर्भीक थे 15 साल में, हमने कभी सोचा है? हमारे सभी महापुरुषों ने सभी पुस्तकों का एक ही सूत्र है कि सबसे पहले मृत्यु के भय से ऊपर उठो। ये अगले क्षण हम जीवित रहेंगे कोई नहीं जानता है। ये जीवन वैसे ही है जैसे एक ट्रेन पर हम चलते हैं, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और उसके बाद अगले स्टेशन के पहले चल देती है, तो जीवन एक स्टेशन पर रुक गए, उससे जीवन का अंत नहीं होता है। तो जब आप इस मृत्यु के भय से उठ जाते हैं, इस शरीर से मोह जैसे खत्म होता है, तो आप सही दिशा में सोचते हैं। कोई अभी आप बता रहे थे ना कि दिशा नहीं है, तो वो दिशा वहां से एक प्रेरणा मिलती है कि हम जिस समाज, तो चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे, उस समय के अनेक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों की दो धाराएं थी, लेकिन एक बड़ी धारा ऐसी थी जो बंगाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक और बाकी जगह होती थी, जो कभी काली माता की, कभी देवी माँ के और भारत माता की मूर्तियों के साथ उनकी शपथ ग्रहण करके एक संकल्प के साथ और बलिदान होना है, मतलब शरीर का त्याग करना है। तो ये जो कह रहे हैं कि आजाद, अगर भाव ये है ना तो शरीर में चोट कहां से लगेगा, सारा यहां आता। तो वो एक प्रेरणा की स्थिति। अब देश की जो परिस्थिति है, दूसरी ओर क्या स्थिति है, इतनी बड़ी घटना के बाद क्या हमारे देश का समाज कहीं सड़कों पर उतर के इसका विरोध कर रहा है? आज के समय में नहीं कर रहा है। इस देश में आप अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में मांग की गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना चाहती है तो सारा हल्ला हो रहा है, लगातार जो है हाउस एडजॉर्न हो रहा है घंटे घंटे के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसी शक्तियां हैं जो उन शक्तियों से प्रभावित होकर अपनी भूमिकाएं निभाती हैं, जो इस देश को स्थिर होना, इस देश को एक महाशक्ति बनना, इस देश को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एकजुट हो, ये नहीं रहने देना चाहते। और इस समय दुनिया भर में एक नया लेफ्टिज्म, न्यू लेफ्टिज्म पैदा हुआ है, नौ वामवाद। वो पहले जो वामवाद था उसमें जरा कई बार विचार से असहमति होती, लेकिन उनके अंदर एक प्रेरणा होती थी समाज के लिए जीने मरने का, गरीब के लिए लड़ रहे हैं, वो भी आत्म बलिदान देते थे। आज इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, दुनिया के पूंजीपति, दुनिया की अलग अलग पार्टियां शामिल है। ये देश और दुनिया को अपने तरह से ढालना चाहते हैं। उसमें जॉर्ज सोरोस से लेकर के और बराक ओबामा और बाकी सब दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, और हमारे देश के नेता भी उसी प्रकार का इकोसिस्टम हमारे देश में चलाते हैं। तो कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि फलाना राक्षस था, वो अपने माया उत्पन्न कर देता था, दिन को रात, रात को दिन। तो ऐसे ही ये अपनी बातचीत से माया उत्पन्न करते हैं कि लंबे समय बाद धीरे धीरे एक सामाजिक एकता का दृश्य बन रहा है। जातियों में इस देश को बांटने की बड़ी कोशिश हुई, और दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में छुआछूत, ऊंच नीच के कारण समस्याएं पैदा भी हुई, बहुत भयानक समस्याएं पैदा हुई है। लेकिन ये जो कह रहा है कि हजारों वर्षों से बिल्कुल झूठ है, इतिहास के कालखंड को देखेंगे तो अंबेडकर साहब ने भी लिखा है कि आज के दलित जो है उस समय के शूद्र नहीं थे, उस समय शूद्रों को अधिकार भी था, और वो भी विवरण उन्होंने दिया है। तो उस पर कभी बातचीत करेंगे। तो एक तोड़ने की कोशिश चल रही है हमारे देश में, कहीं से कोई उठ के खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो समस्या है कि इस देश को ये भारत, जो हमारे स्वतंत्रता का सेनानियों का जो सपना था, वो ये सपना नहीं था कि एक दिन कोई 15 अगस्त 1947 आएगा और हम अंग्रेजों को भगा देंगे। 2, 4, 5, 10 हजार अंग्रेज यहाँ रह जाएंगे, हमारे यहाँ अलग अलग लोग आए, यहाँ बस गए, उससे कोई समस्या नहीं थी। हमारे देश से अंग्रेजियत को समाप्त होना था, पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध जो संघर्ष था उसको समाप्त होना था। हमने अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन अंग्रेजियत तो केवल भाषा के स्तर पर नहीं, वो 15 अगस्त 1947 से आज ज्यादा सशक्त है हमारे देश में, आपके खान पान व्यवहार में। अब जो इस समय जो एक बड़ा संकट पैदा हुआ है, या परिवार में लोग ही नहीं सामान लगता होगा कि कोई समाज सेवी निकले, कोई देश के काम के लिए निकले, कोई आश्रम में साधु संत हो जाए। परिवार इतने छोटे हो गए हैं हिंदू समाज के अंदर कि अब लोगों की कमी हो गई है। उन्होंने उनकी जो वीर गति हुई और जो बलिदान हुए हैं उसका भी 100 वर्ष है। तो 2029 से उसका आरंभ हो जाएगा। जब हम
हमारे देश में हम रामनवमी, जन्माष्टमी मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो ये एक समय की वो परंपरा रही है कि हम अपने देवताओं का पूजन करते हैं। अगर हम आधुनिक संदर्भों में देखें तो ऐसे महान सपूतों के जब हम पुण्यतिथि उनका जन्म दिवस मनाते हैं तो वो भी वही उसी परंपरा की है कि वो हमारे लिए उसी प्रकार से देव हैं, उसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा है। तो उनके बारे में चर्चा भी करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं कि हमको शक्ति दें, और उस शक्ति से हम अपने इस महान देश को फिर से जो सपना उस समय देखा गया था उस सपने को पूरा करते हुए और दुनिया के लिए एक आदर्श और दुनिया के लिए प्रेरणा देने वाले एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर सके, ताकि भारत को फिर उस ढंग से दास्ता की दारुण दास्ता में न जाना पड़े। ये एक प्रेरणा होती है। तो कब जब भी कुछ होता है तो उसके तरीके अलग हो सकते हैं, उस सोच को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम अंग्रेजों के शासन में नहीं है। हमको स्वतंत्रता, खासकर राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, हमारे देश में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो जब हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाते हैं तो उसमें सारांश में, संक्षेप में इन्होंने जीवनी बता दिया है। आज के दौर में भारत किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे आपके सामने क्या चुनौतियां दिखाई दे पड़ती है, उसमें उन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए आज कैसे उसको अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में लाया जाए, ये मूल बात होती है विचार करने का। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चिड़िया को किसी ने पढ़ा दिया था कि भाई बहुत पाले हुए था, उसको पढ़ा दिया कि भाई देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें चुगना और फंसना मत। वो चिड़िया वो रटता ही रहा और वो फंस भी गया और उसको बहेलिया पकड़ के ले गया। तो जीवनी केवल उसको पढ़ना, समझना, उसके बारे में बोलना, इसका अर्थ तब तक नहीं है जब तक हम व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहार में उसको अपनाकर उस उद्देश्य और लक्ष्य की दृष्टि से स्वयं काम करते हुए उसकी प्राप्ति के लिए अपनी जो भी परिस्थिति है कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए जो आज का चर्चा था, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि संक्षेप में आप जीवनी करके, तो इसमें मैं यहाँ से 5:15 में निकल जाऊंगा। आपको पता है कि आज संसद सत्र है, तो सुबह से हम लोग टेलीविजन पर है, फिर 5:55 में मुझे नोएडा पहुंचना है, तो बाकी बाद में आप करते रहेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि आज के संदर्भ में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, वैसे मैं शहीद शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, पहले से चला हुआ है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा हमने वीर गति बलिदानी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि शहीद का संदर्भ बिल्कुल अलग है, उसको हमारे यहाँ ऐसे ही बिना जाने हुए लोगों ने बोल दिया है। तो इसमें से अपने बीच से जो भी हैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बोल सकते हैं कि आज हमको कैसे प्रेरणा मिलती है, आज की चुनौतियां क्या है और हमको उसमें क्या करना चाहिए, उनके जीवन से, उनके काम से, उनके विचार से क्या प्रेरणा मिलती है।